मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, इस समय अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे, क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थियों को जानकारी दे दूं कि उनकी परीक्षाएं मार्च के अंत में शुरू होने वाली है। इसका मतलब है कि उनके पास अब कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। मतलब आज से यूं समझ लो 40 दिन शेष रह गए। तो दोस्तों 40 दिन के अंदर अपनी प्रिपरेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि तिथि की घोषणा हो चुकी है। इसका मतलब तैयारी भी दोस्तों मजबूत होनी चाहिए अपने इरादों में। बिल्कुल दोस्तों, अपने इरादों में चमक होनी चाहिए बिल्कुल। और हमारा जो अध्याय आज मैं पढ़ाने वाला हूं वो रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय है दोस्तों, धातु एवं अधातु, मेटल एवं नॉन मेटल। बिल्कुल दोस्तों, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है। मंजिल जो है दोस्तों वह इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, किसी भी बात से हिम्मत न हारना, क्योंकि दोस्तों ठोकरें ही जो है वह इंसान को चलाना सिखाती है। इसका मतलब है अगर आपको चलना सीखना है तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी को मेहनत करने वाले को सफलता मिलती ही मिलती, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। परंतु दोस्तों अगर हिम्मत हार कर बैठ जाओगे तो शायद वो जो मिल रही होगी वो भी नहीं मिलेगी। जरूर मिलेगी। मन में हिम्मत रखें, पूरे धैर्य के साथ काम करें, मेहनत करें, लगातार मेहनत करें। और ऐसे जो नकारे लोग होते हैं उन नकारे लोगों से दूर रहो जो ये कहते हैं कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। मेटल एवं नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। और सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं यहां पर कि हम जो यहां पर पढ़ेंगे ये धातु और अधातु, ये दोस्तों तत्व के दो प्रकार है। आज के समय में तत्वों की संख्या होती है 118 और तत्वों की दो कैटेगरी होती है दोस्तों। मूलतः दो कैटेगरी होती है, जिसमें एक तरफ होता है धातु, एक तरफ होता है दोस्तों अधातु, और एक होता है दोस्तों जो इन दोनों के बीच की गली है जिसको कहा जाता है उपधातु। तो साथियों, धातु को कैसे आपने कहा कि धातु है और अधातु को कैसे कहा कि यह अधातु है? कोई तो कैटेगरी होगी जो इन दोनों को डिफाइन करेगी कि यह धातु है और यह अधातु है। तो दोनों में फर्क लाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ गुणों को पढ़ना पड़ेगा कि धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं और अधातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं। तो साथियों शुरुआत करते हैं सबसे पहले धातुओं के गुणों की। साथियों सबसे पहले शुरुआत करते हैं धातुओं के भौतिक गुण। साथियों धातुओं के, मेटल के भौतिक गुणों की बात करते हैं और पहला भौतिक गुण आपके सामने है और वो है दोस्तों धात्विक चमक। मतलब सारी की सारी धातुएं, सारी की सारी धातुएं जो है दोस्तों वह चमकदार होती है। बिल्कुल साथियों, सारी की सारी धातुएं जो है वह कैसी होती है? चमकदार होती है। बिल्कुल चमकती है, शाइन करती है, सारी की सारी चमकदार है। इसका मतलब क्या? सारी धातुएं जब चमकती है, जिसकी अपन ने बात की, तो यहां पर जो है सारी धातुएं अगर चमक रही है तो चमकदार, धातुओं का चमकना, यह पहला गुण हो गया। और इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो दोस्तों, अच्छा सबसे बढ़िया चमकदार सोना आप सभी ने देखा है, तो सोने से बढ़िया कौन चमकेगा? बिल्कुल साथियों, उदाहरण धातुएं जो है वो चमकदार होती है, चमकता मतलब चमकदार धातुएं। दूसरी अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर सेकंड नंबर पे बात करूं तो वो होती है दोस्तों धातुएं कठोर होती है। बिल्कुल साथियों, सामान्यतः सारी धातुएं जो होती है, सामान्यतः सारी धातुएं जो होती है वह कठोर होती है, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर मुझे याद आता है कि लोहा बहुत कठोर होता है। लोहा जो होता है वह बहुत ज्यादा कठोर होता है। बिल्कुल साथियों, तो यहां पर धातुएं जो है वो कैसी होती है? कठोर। परंतु याद रखना दोस्तों, धातुएं कठोर है इसका मतलब कौन सी अवस्था हो गई? ठोस अवस्था हो गई। कौन सी अवस्था हो गई? ठोस अवस्था। बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि धातुएं कठोर है मतलब अवस्था हो गई ठोस। फिर भी याद रखना दोस्तों, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जानकारी दे दूं आप मित्रों को कि जो धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है वो होती है पारा। पारा जो मरकरी होती है दोस्तों वो द्रव अवस्था में पाई जाती है और जिसको Hg से लिखते हैं। साथियों पारा, मरकरी, Hg जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो धातुएं कठोर है। कठोर मतलब क्या हो गया? ठोस अवस्था की बात कर रहा हूं, और ठोस अवस्था की बात कर रहा हूं मतलब धातुएं कठोर। और एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? लोहा। बिल्कुल साथियों, और उदाहरण क्या है? पारा, मरकरी जिसको कहा जाता है Hg।
अब दो एक साथ गुणों को पढ़ना, और प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न कैसे बनेगा, आघातवर्धीय और तन्यता में क्या अंतर है। साथियों आघातवर्धीय और तन्यता में क्या अंतर है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। आघातवर्धीय और तन्यता में अंतर, दो गुण एक साथ बता रहा हूं। तीसरा गुण है आघातवर्धीय और चौथा गुण है तन्यता। आघातवर्धीयता क्या होती है, वे धातुएं जिनको पीट पीट कर चादर के रूप में व्यक्त किया जा सके, वे धातुएं जिनको पीट पीट कर, हथौड़े से पीट पीट कर, हथौड़े से पीट पीट कर चादर बनाई जाती है, शीट बनाई जाती है, उसे कहा जाता है आघातवर्धीयता, उसे कहा जाता है आघातवर्धीयता। इसका मतलब यह है दोस्तों, आघातवर्धीयता किसे कहते हैं, तो आघातवर्धीयता का मतलब यह हो गया कि वे धातुएं जिनको पीट कर चादर के रूप में, एक सीट के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे कहा जाता है आघातवर्धीय। और उदाहरण के लिए लोहा हो सकता है, उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम हो सकता है, लोहा और एल्यूमिनियम दोनों हो सकते हैं। उसी प्रकार तन्यता किसे कहेंगे, वे धातुएं जिनको खींच खींच कर तार बनाया जा सके, वे धातुएं जिनको खींच खींच कर तार बनाया जा सके। तार, तार का मतलब होता है दोस्तों वायर, तो वे धातुएं जिनको वायर के रूप में अगर हम व्यक्त कर सकते हैं तो उसे कहा जाता है तन्यता। उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण यहां पर है दोस्तों सोना। बिल्कुल 1 ग्राम सोने को, 1 ग्राम सोने को साथियों, 1 ग्राम सोने को हम लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब तन्यता है। बिल्कुल साथियों ये तन्यता है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, किसी भी धातु को तार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आघातवर्धीयता जिसको चादर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तन्यता जिसको तार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आघातवर्धीयता और तन्यता में क्या अंतर है। साथियों आघातवर्धीयता और तन्यता में क्या अंतर है, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, जबरदस्त शानदार टॉपिक। हम एक एक टॉपिक को कवर करने वाले। साथियों जल्दी से फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए, जो आज नहीं आए फटाफट से उनको बुलाइए कि इस क्लास की शुरुआत हो गई और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। तो आघातवर्धीयता और तन्यता में क्या अंतर है, तो आघातवर्धीयता वे धातुएं जिनको पीट कर चादर के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे आघातवर्धीयता कहते हैं। वे धातुएं जिनको खींचकर तार के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे कहा जाता है दोस्तों यहां पर तन्यता। अब देखिए दोस्तों, मैं सीधा एक अंतर की टेबल लेकर आया हूं जो आपके सामने है। धातु और अधातु में क्या अंतर है, धातु और अधातु में क्या अंतर है, जल्दी से देख लीजिए दोस्तों। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। सबसे पहले अपन ने कहा धातु की सतह चमकदार होती है, अधातु है चमकीली नहीं होती। बिल्कुल साथियों अधातु चमकीली नहीं होती है, पर याद रखना दोस्तों अधातु जो चमकीला होता है अपवाद है, अधातु चमकीला होता है और वह अपवाद है। और अपवाद के तौर पर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आयोडीन। याद रखना दोस्तों आयोडीन जो है वह अपवाद के रूप में है, मतलब अधातु है और फिर भी चमकीला है। बिल्कुल साथियों पहला उदाहरण हमने देखा धात्विक चमक, सारी की सारी धातुएं चमकती है, धातुएं चमकती है पर अधातुएं नहीं चमकती, अधातुएं नहीं चमकती। धातुओं का उदाहरण हमने कहा सोना और अधातुओं का अपवाद बताया, अधातुओं का अपवाद बताया और वो था आयोडीन। याद रखना दोस्तों आयोडीन, याद रखना आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कठोरता। कठोरता का मतलब होता है वे धातुएं, साथियों वे धातुएं जिन धातुओं की अपन बात कर रहे हैं वो कठोर होती है, परंतु मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया पारा लिक्विड फॉर्म में होता है, पारा द्रव अवस्था में होता है, धातु है फिर भी द्रव अवस्था में। याद रखना दोस्तों यहां पर कुछ धातुओं की बात कर रहा हूं जिन धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जिन धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नाम है सोडियम लिथियम पोटेशियम, सोडियम लिथियम पोटेशियम, सोडियम लिथियम पोटेशियम, सोडियम लिथियम पोटेशियम। 3 धातुओं की बात की जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, इसका मतलब वे धातुएं सॉफ्ट होती है। कैसी होती है दोस्तों, सॉफ्ट। तो यहां पर उदाहरण के लिए जो धातुएं मुलायम है जिनको चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम लिथियम और पोटेशियम जिनको हम चाकू से काट सकते हैं।
अधातुओं की बात करूं, अधातुएं मुलायम प्रकृति की होती है। अधातुएं मुलायम होती है मतलब भंगुर होती है, आसानी से टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। पर याद रखना दोस्तों, हीरा इसमें सबसे कठोर है, हीरा इसमें सबसे ज्यादा कठोर है। कौन दोस्तों? हीरा। हीरा जो है दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अधातुएं कठोर नहीं होती है सामान्यतः, अधातुएं कठोर नहीं होती है, पर हीरा इसका अपवाद है, हीरा इसका अपवाद है। तो साथियों, चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन सी हो गई? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको जो बताया, आपको वो क्या बताया साथियों, कि यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं हीरे की, हीरा अधातु है फिर भी कठोर है, जबकि अधातुएं कैसी होती है? मुलायम होती है दोस्तों, मुलायम होती है। उसी प्रकार धातुओं की रूप की बात करूं, धातुएं ठोस अवस्था में होती है, धातुएं ठोस अवस्था में होती है, धातुएं ठोस अवस्था में होती है। पर याद रखना, ये पारा मरकरी जिसको कहते हैं वो कौन सी अवस्था में है? पारा मरकरी जिसको अपन कहते हैं वो है दोस्तों द्रव अवस्था में। अधातुओं की बात करूं, अधातुएं मुलायम होती है पर प्रकृति ठोस है, प्रकृति ठोस है या गैस है। पर याद रखना दोस्तों, यहां पर भी द्रव अवस्था में है एक, और वो है ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। बिल्कुल साथियों, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन जो है दोस्तों, ब्रोमीन जो है वह द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। बिल्कुल। तो धातुओं में कौन हो गया? पारा। अधातुओं में कौन हो गया? ब्रोमीन। बिल्कुल साथियों, ब्रोमीन हो गया। चलिए बात करते हैं यहां पर आगे, आघात वर्ध्यता क्या होती है? आघात वर्ध्यता का मतलब यह होता है दोस्तों, आघात वर्ध्यता का मतलब यह होता है कि जिन धातुओं को पीट पीट कर चादर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे कहते हैं आघात वर्ध्यता। तो धातुएं आघात वर्धीय होती है, धातुएं आघात वर्धीय होती है, जबकि अधातुएं आघात वर्धीय नहीं होती है। धातुएं तन्य होती है, धातुएं तन्य होती है मतलब तार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं धातुओं को, जबकि अधातुओं को तार के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अधातुओं को तार के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो कितने गुण बता दिए? 5 गुण बता दिए। 5 गुणों पर अपन ने बात कर ली। साथियों, छठे गुण पर बात कर रहे, छठे गुण पर बात कर रहे, और छठा गुण है विद्युत व उष्मा के सुचालक, विद्युत व उष्मा के सुचालक। तो साथियों, विद्युत और उष्मा के सुचालक क्या क्या हो सकते हैं? तो हमने कहा सारी की सारी धातुएं, सारी की सारी धातुएं दोस्तों विद्युत और उष्मा की सुचालक है। और सबसे बढ़िया धातु अगर कोई है तो वो है दोस्तों चांदी, और उसके बाद है तांबा। सबसे बढ़िया विद्युत की सुचालक, सबसे बढ़िया विद्युत की सुचालक जो है, सबसे बढ़िया विद्युत की सुचालक कौन? चांदी दोस्तों। और चांदी के बाद कौन? बिल्कुल दोस्तों, चांदी के बाद है तांबा। याद रखना, जिसको कॉपर भी कहते हैं। बिल्कुल साथियों, विद्युत व उष्मा का चालक मैंने बता दिया। पर याद रखना दोस्तों, यहां पर भी एक अपवाद है, एक नहीं दो अपवाद है। पहला है दोस्तों लेड, पहला है दोस्तों लेड, और दूसरा है पारा। बिल्कुल, लेड और पारा, लेड और पारे की बात करूं साथियों, लेड और पारे की बात करूं तो लेड और पारा जो है दोस्तों वह धातु है, धातु है फिर भी कुचालक है, धातु है फिर भी क्या है? कुचालक। धातु है फिर भी क्या है? कुचालक। सबसे बढ़िया धातु कौन सी? सबसे बढ़िया धातु दोस्तों एक ही है दोस्तों, वो है चांदी, जिसको सिल्वर कहते हैं, एजी अर्जेंटम जिसका लैटिन नाम है। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अधातुओं की। अधातुएं विद्युत व उष्मा की कुचालक होती है, अधातुएं विद्युत व उष्मा की कुचालक होती है, बिल्कुल होती है कुचालक। पर याद रखना दोस्तों, अगर अधातुएं विद्युत और उष्मा की कुचालक है, पर इसमें भी अपवाद के रूप में, इसमें भी अपवाद के रूप में अगर कोई है तो वो है दोस्तों ग्रेफाइट। बिल्कुल साथियों, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, और यही इसका सबसे बढ़िया अपवाद रहेगा। चलिए साथियों आगे बात करते हैं। मैं बात करता हूं घनत्व की। धातुओं का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक भी ज्यादा होता है, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? सामान्यतः अधिक घनत्व उच्च गलनांक होता है, उच्च क्वथनांक होता है। पर याद रखना, अधातुओं का घनत्व कम होता है, अधातुओं का घनत्व कम होता है। बिल्कुल। और अंत में बात कर लूंगा ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई धातु से
कठोर सतह से कोई आवाज टकराती है, किसी ध्वनि से टकराना, और वह ध्वनि जब किसी कठोर सतह से टकराती है तो उससे बार बार आवाज पैदा होती है। आपने कोई आवाज दी, वही आवाज किसी धातु से टकराकर बार बार उसकी आवृत्ति होती है, बार बार उसकी आवृत्ति होती है। इसका मतलब क्या हो गया? उसके अंदर ध्वनिक का गुण पाया जाता है, उसके अंदर ध्वनिक का गुण पाया जाता है। जबकि अधातुओं की बात करूं तो अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है साथियों। तो सबसे बढ़िया बड़ा प्रश्न, जिसमें से कई सारे छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, कई सारे छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। और बड़ा एक टॉपिक कि धातु और अधातु के भौतिक गुणों में क्या अंतर है, मतलब धातु और अधातु, धातु और अधातु के बारे में अंतर की बात कर रहा हूं साथियों। बिल्कुल बहुत मजा आ रहा होगा, जबरदस्त। आप सभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेरा आप सभी से आग्रह यही है। जितने भी विद्यार्थी जुड़े फटाफट से और जुड़िए। और यहां पर जो रैपिड रिवीजन की जो कोर्स चल रहा है दोस्तों, जिसमें मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, आप सारी चीजें भूल जाइए, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो क्या है वो क्या है। जो यहां पढ़ा रहा हूं ना, ऐसा आनंद कहीं नहीं आने वाला, मैं आपको ये बता दूं। अंत तक जुड़े रहे, बढ़िया तरीके से सारी चीजें हम पढ़ेंगे, शानदार तरीके से, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। और इस पैनल पे सब कुछ लिखा हुआ है। अरे इस वीडियो को देखने से ही प्रत्येक विद्यार्थी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। इसलिए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्लियर हो गई बात? अब कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं साथियों। प्रश्न कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, आपके सामने है दिल गार्डन करने वाला प्रश्न दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014, कर दो इसकी छुट्टी। सोडियम क्लोरीन तथा सिलिकॉन में से कौन उपधातु है? बिल्कुल साथियों, सोडियम क्लोरीन और सिलिकॉन, सोडियम क्लोरीन और सिलिकॉन में से पूछा गया है उपधातु कौन है। मुझे लगता है दोस्तों, बिना सोचे समझे भी लिख दूं तो भी इसका उत्तर निकलेगा सिलिकॉन। बिल्कुल सिलिकॉन दोस्तों, और ये एक प्रकार का अर्धचालक है, अर्धचालक युक्ति है। कौन? सिलिकॉन। और इसी को कहा गया है क्या? क्या दोस्तों? उपधातु। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014, कर देना छुट्टी। 2015-16 दोस्तों दोनों बार पूछा गया, जबरदस्त प्रश्न है। 2015-16 शानदार प्रश्न, अद्भुत प्रश्न। और वह है दोस्तों कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? साथियों, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? और धातु की बात कर रहा है तो मुझे लग रहा है दोस्तों इसका उत्तर होगा पारा मरकरी, जिसको कहा जाता है Hg। बिल्कुल साथियों, पारा मरकरी, जिसको क्या बोला जाता है? Hg बोला जाता है साथियों, Hg। क्या बात है, क्या बात है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु जो है वह उष्मा की सुचालक है, और आवश्यक चित्र भी बना दो। यह प्रश्न मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2022, क्या बात है, माध्यमिक परीक्षा 2022 के अंदर मॉडल पेपर में ऐसा प्रश्न छपा। इतना इजी प्रश्न हमारा विद्यार्थी बिल्कुल करके आएगा। प्रयोग द्वारा समझाना है कि धातुएं जो है वह उष्मा के सुचालक होती है, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब होता है धातुओं में उष्मा का प्रवाह होता है, धातुओं में उष्मा का प्रवाह होता है। कैसे बताओगे साथियों? अरे बहुत आसान, इससे आसान क्या होगा? आप तो एक लोहे की छड़ ले लो, आप तो एक लोहे की छड़ ले लो। बिल्कुल साथियों, लोहे की छड़, छड़ समझते हो ना? छड़ कहते हैं रॉड को। लोहे की जो रॉड होती है, लोहे की जो रॉड होती है वो ले लीजिए आप तो, और यहां पर चिपका दीजिए दोस्तों। क्या क्या चिपका दो? यहां पर भी एक तीली चिपका दी, यहां पर भी एक तीली चिपका दी, यहां पर भी एक तीली चिपका दी, और यहां पर भी तीली चिपका दी। मैंने 4 तीलियां मोम से चिपका दी, मोम से चिपका दी साथियों, मोम से उसको चिपका दिया। अब देखना दोस्तों, मोम से चिपकाया है, मोम से। अब जैसा कि मैं यहां पर जो है मोमबत्ती रखूंगा, और जैसे ही मैं यहां पर मोमबत्ती रखता हूं, आपके ये सामने है दोस्तों, बहुत बढ़िया एकदम से मोमबत्ती रखी। मोमबत्ती जो है दोस्तों वो इस लोहे को गर्म करेगी। बिल्कुल, लोहे का ये सिरा गर्म हो रहा है। गर्म होता 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 जैसे जैसे ये उष्मा आगे जाएगी, जैसे जैसे उष्मा आगे जाएगी, ये तीली एक एक करती हुई नीचे गिरती जाएगी। क्योंकि जब मोम गर्म होता है, जब मोम गर्म होता है तो इसका मतलब पिघलेगा, और पिघलेगा तो तीली तो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। क्लियर हो गई ना? बिल्कुल साथियों, तीली नीचे गिरेगी, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं। इसका मतलब धातुएं जो है साथियों, धातुएं जो है वह
ऊष्मा की सुचालक होती है, इस बात से प्रमाण होता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, ये बात मैंने यहां पर प्रूफ कर डाली। तो यही यहां पर था, प्रयोग द्वारा समझाइए। मॉडल प्रश्न पत्र 2022 का प्रश्न था, छुट्टी कर डाली, बिल्कुल छुट्टी कर डाली। साथियों आगे बढ़ते हैं, साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं एक शब्द में, बस एक शब्द में देना है दोस्तों, एक शब्द में, एक से ज्यादा मत शब्द लेना। यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है जरा सुनिए आप। तो पहला प्रश्न कह रहा है सबसे अधिक तन्य धातु। साथियों सबसे अधिक तन्य मतलब होता है जिसको तार बना सकते हैं, और मुझे लगता है इसका उत्तर होगा क्या, इसका उत्तर होगा साथियों सोना। बिल्कुल साथियों, जहां पर धातु का प्रश्न पूछा गया है और धातु के प्रश्न में हमारा जो उत्तर है दोस्तों वह है सोना। ऐसी कौन सी अधातु होती है, ऐसी कौन सी अधातु होती है जो द्रव अवस्था में है दोस्तों, द्रव अवस्था में अधातु पूछा गया है। अधातु, जरा ध्यान देना, यहां पर धातु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अधातु की बात कर रहा हूं। उत्तर आपके सामने है और उत्तर क्या होगा, ब्रोमीन दोस्तों, ब्रोमीन, Br जिसको कहते हैं। क्या बात है, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर, कमरे का तापमान होता है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस, और इस कमरे के ताप पर, और इस कमरे के ताप पर दोस्तों अगर कोई द्रव अवस्था में कोई धातु है तो वो है पारा या मरकरी। साथियों पारा या मरकरी जो है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा लिखो, मरकरी लिखो या Hg लिखो, बिल्कुल सही होगा साथियों। उसी प्रकार अधातु जो चमकीली होती है, उसी प्रकार जो अधातु है फिर भी चमकीली है, उत्तर होगा आयोडीन। बिल्कुल साथियों, आयोडीन अधातु है पर चमकीला है, आयोडीन अधातु है पर चमकीला है। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। कार्बन का अपरूप जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, कार्बन का अपरूप जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, और उसका उत्तर यहां पर दिखेगा साथियों, बिल्कुल दिखेगा, और वह है दोस्तों हीरा। और वास्तव में हीरा कितना चमचमाता है, तो यह बात क्लियर हो गई ना। बिल्कुल मजा आ रहा होगा दोस्तों, पर मुझे मजा नहीं आया। उम्मीदें तोड़ते जा रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूं विद्यार्थियों की संख्या बढ़नी चाहिए दोस्तों, अनवरत बढ़नी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, लगातार बढ़ाते जाइए। आप लोगों से यही मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप मेरे विश्वासों पर खरा उतरेंगे। मैं दुगुनी मेहनत करता हूं। रोज पैनल देखिए आप, इतना शानदार पैनल, अट्रैक्टिव पैनल, जिसमें सारे प्रश्न के साथ टॉपिक पर विद्यार्थी जो है वो शायद जुड़ नहीं पाते, शायद उनको पढ़ाई की चिंता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, सूचना पहुंचाने की देरी है, सूचना पहुंचाइए ठीक 7:15, और साइंस का सुपड़ा साफ, बिल्कुल साइंस का सुपड़ा साफ। क्लियर कर दूं मैं आपको। यहां पर आगे बढ़ते हैं अपन, और अब बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणों पर। साथियों धातुओं के रासायनिक गुणों पर जबरदस्त टॉपिक है। धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, मतलब धातुएं वायु के साथ कैसे क्रिया करती है, धातुएं जल के साथ कैसे क्रिया करती है, धातुएं अम्ल के साथ कैसे क्रिया करती है, तो ये सारे टॉपिक आएंगे यहां पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। साथियों धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया सबसे पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है दोस्तों यहां पर कि जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, और भी जो जो आगे चीजें आएगी उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले हमने कहा धातुओं के रासायनिक गुण, और पहला टॉपिक जो है दोस्तों वो क्या है, वायु, धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। क्या बात है साथियों, पहला टॉपिक हमारे सामने आ चुका है, और पहला टॉपिक हमारा क्या है, वायु के साथ अभिक्रिया। बिल्कुल दोस्तों, वायु के साथ अभिक्रिया। तो यह बात ध्यान में रखना कि जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, धातु और ऑक्सीजन अगर आपस में क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वायु से क्रिया करने का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया करना, वायु से क्रिया करने का मतलब क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन से क्रिया करना। क्या बात है, तो इसका मतलब यह हुआ कि धातु अगर ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो बन जाता है धातु ऑक्साइड। क्या बन जाता है, धातु ऑक्साइड। तो यहां पर जो है धातु ऑक्साइड जो है वो यहां पर बनेगा। तो साथियों जैसा कि मैंने कहा, उदाहरण के लिए कॉपर है दोस्तों, उदाहरण के लिए कॉपर मतलब क्या होता है, तांबा।
कॉपर मतलब क्या होता है? तांबा। और इसी तांबे को जब ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया करवाते हैं तो याद रखना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन बन गया कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन चुका है यहां पर। इसका मतलब यह है दोस्तों, कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर क्रिया कर चुके हैं और बन चुका है कॉपर ऑक्साइड। तो ध्यान देना, कॉपर जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वह प्रज्वलित नहीं होता, प्रज्वलित नहीं होता, परंतु जब आप उसको जलाओगे तो उसका रंग हो जाएगा काला। बिल्कुल दोस्तों, उसका रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा, बिल्कुल काला हो जाएगा। किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तांबा अर्थात कॉपर। कॉपर वैसे जलता नहीं है, फिर भी अगर हम जला रहे हैं तो वो काला हो जाएगा। कॉपर ऑक्सीजन क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड, मतलब एक बात तय हो गई कि जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा ही बनेगा धातु ऑक्साइड। चलिए साथियों, पहली रिएक्शन पढ़ी। दूसरी बात है मैग्नीशियम का दहन। पहले चैप्टर में पढ़कर आए थे मैग्नीशियम का दहन, पहले चैप्टर में पढ़कर आए थे मैग्नीशियम का दहन। मतलब यह है दोस्तों कि जब भी अपन मैग्नीशियम को जलाते हैं तो जलाने से पहले रेजमाल से साफ करते हैं ताकि उस पर से ऑक्साइड की परत हट जाए, उसमें अशुद्धियां हट जाए, ताकि मैग्नीशियम का आसानी से दहन हो सके। तो मैग्नीशियम का आसानी से दहन हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम का आसानी से दहन हो इससे पहले हम रेजमाल से साफ करते हैं साथियों, रेजमाल से साफ करते हैं। और पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि मैग्नीशियम को जब जलाया जाएगा साथियों, मैग्नीशियम को जब भी जलाया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत वहां पर बनेगी। बिल्कुल साथियों, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनेगी। मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब हो गया चूर्ण। चूर्ण मतलब होता है दोस्तों बुरादा। मैग्नीशियम बुरादा हो गया ऑक्सीजन से क्रिया करके, क्या हो गया? बुरादा। क्लियर हो गई बात यहां पर? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहां पर बुरादा हमें देखने को मिलेगा। उसी प्रकार साथियों, अगर मैं एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं साथियों, एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं, एल्यूमिनियम भी धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है। और जब भी वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बन जाता है साथियों एल्यूमिनियम ऑक्साइड। साथियों एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कब बनेगा? जब एल्यूमिनियम की क्रिया करवाई ऑक्सीजन के साथ, बन चुका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहां पर ध्यान देना, एल्यूमिनियम के अंदर ही एक छोटा सा एग्जाम्पल और 1 मार्क्स का क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। एक विद्यार्थी रेगमाल और रेजमाल पूछ रहा है। रेजमाल होता है, मैं क्लियर कर दूं, वह होता है रेजमाल। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर भी रेजमाल लिखा है, ये सही लिखा है। चलिए दोस्तों, अब मैं बात कर दूं यहां पर एनोडीकरण किसे कहते हैं। साथियों एनोडीकरण, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए एनोडीकरण प्रक्रिया का उपयोग होता है। एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए एनोडीकरण प्रक्रिया का उपयोग होता है। क्योंकि साथियों एल्यूमिनियम वायु के साथ धीरे धीरे, एल्यूमिनियम वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके उस पर ऑक्साइड की परत का निर्माण कर देता है साथियों, ऑक्साइड के परत का निर्माण करता है। हमने कहा दोस्तों एनोडीकरण एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण का मतलब है एल्यूमिनियम जो है वो खराब नहीं हो, उसे बचाने के लिए, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए हम जो है दोस्तों वह एनोडीकरण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि एल्यूमिनियम वायु के साथ धीरे धीरे क्रिया करके उस पर ऑक्साइड की एक परत का निर्माण करता है, ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है। और इस प्रकार से वह ऑक्साइड की परत एल्यूमिनियम की सुरक्षा का कार्य करती है। क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर परत बन चुकी है, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या बन चुकी है? परत। किसकी परत? ऑक्साइड की परत, जो एल्यूमिनियम को सुरक्षित रखेगी। जैसे लोहे को बचाने के लिए पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, या फिर जिंक की परत चढ़ाते हैं जिसको यसद लेपन या गैल्वनीकरण कहते हैं। उसी प्रकार एल्यूमिनियम को संक्षारित होने से बचाने के लिए, उसी प्रकार एल्यूमिनियम को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसके ऊपर ऑक्साइड की परत का बनना, और ऑक्साइड की जो परत बनती है उसे बोला जाता है साथियों एनोडीकरण। क्या बोला जाता है? एनोडीकरण। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहां पर ध्यान देना, सबसे तगड़ा प्रश्न,
कुछ धातुएं ऐसी भी होती है, कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जो वायु के साथ क्रिया ही नहीं करती, कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जो वायु के साथ क्रिया नहीं करती। उनमें है दोस्तों सोना और चांदी। बिल्कुल साथियों, सोना और चांदी किसी के साथ भी क्रिया नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, सोना चांदी क्रिया नहीं करते। और अगर मैं बात करूं यहां पर आयरन अर्थात लोहे की, अगर मैं लोहे की बात करूं, अगर मैं आयरन की बात करूं जिसको Fe से लिखते हैं, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, मतलब लोहा गर्म नहीं होता। पर याद रखना दोस्तों, अगर लोहे का बुरादा ले लिया, लोहे का बुरादा ले लिया, लोहे का बुरादा ले लिया, तो बिल्कुल साथियों लोहे का बुरादा जो है तब डालोगे तो वहां पर वो प्रज्वलित हो जाएगा, वह ज्वाला भड़केगी। बिल्कुल साथियों ज्वाला भड़केगी। तो हमने कहा दोस्तों लोहा या आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, परंतु जब ज्वाला में लोह चूर्ण, लोह चूर्ण का मतलब होता है लोहे का बुरादा, लोहे का बुरादा या लोहे के पाउडर डालने पर वह तेजी से प्रज्वलित होने लगता है। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर सबसे तगड़ा प्रश्न जो विद्यार्थी बार बार पूछ रहे थे मुझसे कि सर आप ये बताइए, ये बताइए, मैंने कहा था इंतजार करो, तीसरे चैप्टर के अंदर पिक्चर पूरी दिखा डालूंगा, और वो समय आ चुका है दोस्तों। और वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा में पूछा जा चुका है, और वो टॉपिक है दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। टॉपिक क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। इंतजार का फल दोस्तों बहुत मीठा होता है, और मैं आपको कहता हूं धैर्य बनाए रखें, और धैर्य जो है दोस्तों वही हमें सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएगा। तो यह है साथियों उभयधर्मी ऑक्साइड। और उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहेंगे? वे धातु ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं, दोनों के साथ क्रिया करते हैं। मतलब धातु ऑक्साइड अम्ल से भी क्रिया कर रहे हैं, धातु ऑक्साइड क्षार से भी क्रिया कर रहे हैं। अम्ल के साथ और क्षार के साथ अगर दोनों के साथ क्रिया कर रहे हैं, अगर दोनों के साथ क्रिया कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर दोस्तों उसे कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। अरे कितनी सिंपल बात है, हमारे पास धातु ऑक्साइड था, हमारे पास धातु ऑक्साइड था, और धातु ऑक्साइड किसके साथ क्रिया कर रहा है? अम्ल के साथ। अरे धातु ऑक्साइड किसके साथ क्रिया कर रहा है? क्षार के साथ। लवण और जल का निर्माण होता है दोस्तों, लवण और जल का निर्माण होता है, और जब लवण और जल का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड, उसे कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। अब यहां पर अपन ने कहा इसके सबसे बढ़िया उदाहरण क्या क्या है, तो पहला उदाहरण है दोस्तों जिंक ऑक्साइड, पहला उदाहरण है जिंक ऑक्साइड, ZnO। याद कर लो दोस्तों ZnO, याद कर लो दोस्तों ZnO, पहला दोस्तों पहला ZnO, फिर उसके बाद Al2O3 और उसके बाद BeO। तीन यहां पर बोले दोस्तों, तीन ZnO, पहला है ZnO जिसको जिंक ऑक्साइड कहेंगे, दूसरा कहूंगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसको याद कीजिए, आपके जो भी डाउट है उसको बाद में रखिए, हम पहले इस पर डिस्कस करते हैं दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। यहां कोई डाउट सेशन नहीं चल रहा है, जब पढ़ाया गया था तब सारी चीजें बताइए, जो आपके प्रश्न है वो सारी चीजें हमने बता दी। चलिए साथियों उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। साथियों लवण और जल का निर्माण होगा, बिल्कुल होगा, और उसे हम कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके उदाहरण, और पहला उदाहरण है दोस्तों Al2O3, बिल्कुल साथियों, दूसरा उदाहरण है ZnO, और तीसरा उदाहरण है दोस्तों BeO, बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। साथियों ये धातु ऑक्साइड है और ये भी धातु ऑक्साइड है, अरे ये दोनों धातु ऑक्साइड है, पर एक क्रिया कर रहा है अम्ल के साथ और एक क्रिया कर रहा है क्षार के साथ। तो एक अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है और एक क्षार के साथ क्रिया कर रहा है। लवण और जल बनेगा ही बनेगा। अभिक्रिया को कर दिया है संतुलित, अभिक्रिया को कर दिया है संतुलित, A2AlCl3 और 2NaAlO3 जिसको सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, और साथ में बाहर निकल रहा है दोस्तों जल। तो हमने पहले ही कहा कि धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अगर क्रिया कर रहा है साथियों तो क्या बनता है? लवण और जल, और उसे कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। याद रखना दो उदाहरण भी पूछे जाते हैं, Al2O3 और ZnO। क्या होता है दोस्तों? ZnO। ये लीजिए, स्वागत कीजिए, इसका स्वागत कीजिए दोस्तों, इसका स्वागत कीजिए। माध्यमिक परीक्षा बोर्ड 2014 बिल्कुल पलक पावड़े बिछाकर बैठा हमारे लिए। ऐसे प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा
धातु ऑक्साइड है हमारे पास, बिल्कुल है दोस्तों, धातु ऑक्साइड है, और ये धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ भी क्रिया करेगा और यही धातु ऑक्साइड क्षार के साथ भी क्रिया करेगा, और क्रिया करके दोस्तों क्या बनाने जा रहा है, बिल्कुल साथियों लवण तो बनेगा ही बनेगा, पर साथ में बिल्कुल फ्री फोगट जल भी मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के तौर पर Al2O3 ज्यादा पसंद है तो वो लिख लीजिए, ZnO ज्यादा पसंद है तो ये लिख दीजिए, अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी पसंद, और आपको आपका नंबर पूरा पूरा मिलने वाला है साथियों, इस डाउट की ऐसी की तैसी। चलिए दोस्तों, वे धातु ऑक्साइड जो केवल अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, वे धातु ऑक्साइड जो केवल अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, तो धातु ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, अगर धातु ऑक्साइड केवल अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो साथियों ध्यान रखना उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ लिया था, जरा जाकर देखना। और हमने कहा अधातु ऑक्साइड, हमने कहा अधातु ऑक्साइड अगर क्षार के साथ क्रिया करते हैं, अगर क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो उनकी प्रकृति हो जाती है अम्लीय, उनकी प्रकृति हो जाती है अम्लीय। तो साथियों मैंने आपको कहा था अगर धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड वापस सुन लीजिए, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, लवण जल बनेगा पर प्रकृति हो जाएगी क्षारीय। अगर अम्ल से क्रिया कर रहा है तो क्षारीय प्रकृति, और क्षार से क्रिया कर रहा है, क्षार से क्रिया कर रहा है तो उसकी प्रकृति हो जाएगी अम्लीय। बिल्कुल साथियों अम्लीय प्रकृति हो जाएगी उसकी। क्लियर हो गई यहां पर बात? तो दोनों चीजें अपन ने पढ़ ली। अब मैं बात करता हूं साथियों किसी भी धातु की जल के साथ अभिक्रिया। क्या बात है दोस्तों, जबरदस्त टॉपिक, शानदार टॉपिक का आगाज हो चुका है और बहुत मजा आने वाला है आप सभी को यहां पर दोस्तों, बहुत मजा आएगा। पर संख्या बल ज्यादा हो तो मुझे मजा आएगा दोस्तों, तो एक बार फटाफट से तुरंत शेयर कर लीजिए ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक भी टॉपिक यहां पर नहीं छोड़ूंगा, यहां पर धुआं धुआं नहीं कर दूं तो संदीप सर नाम नहीं। चलिए दोस्तों, जल के साथ अभिक्रिया, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। साथियों सबसे पहले बात करते हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। सर्दी का मौसम पड़ रहा है और सर्दी के मौसम के अंदर अगर याद करो ठंडे पानी से नहाए तो बिल्कुल दोस्तों जुकाम हो जाएगा, बिल्कुल जुकाम हो जाएगा, मतलब नाक से रस धाराएं बहने लगेगी। साथियों नाक से रस धाराएं बहेगी, इसका मतलब है ठंडे पानी से ना बाबा ना, मैं तो नहीं नहाऊं। बिल्कुल साथियों ठंडे पानी से नहीं नहाओगे, इसका मतलब ट्रिक बन चुकी है नाक, ट्रिक बन चुकी है दोस्तों नाक। नाक से मुझे याद आता है ना का मतलब होता है Na और क का मतलब होता है यहां पर, क का मतलब क्या है, पोटेशियम। बिल्कुल साथियों जरा ध्यान दो, ना मतलब हो गया Na और यहां पर क मतलब हो गया K। इसका मतलब Na होता है सोडियम, Na होता है सोडियम, Na होता है सोडियम और K होता है पोटेशियम, K होता है पोटेशियम। इसका मतलब ये धातुएं ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। बिल्कुल साथियों ठंडे जल के साथ कौन अभिक्रिया करेगा, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा नाक से पानी, मतलब रस धारा बहने लगी। ठंडे पानी से जो नहाए थे ना, अरे सर्दी के दिनों में कपकपी छूट जाती है, बिल्कुल छूट गई यहां पर। और Na और K, पहली बात अगर साथियों सर्दी के दिनों में गर्म पानी से नहाते हैं मजा आ जाता है। साथियों सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं तो मजा आता है ना, बिल्कुल। मजे से याद आ गया मुझे यहां पर Mg, मजे से याद आ गया दोस्तों Mg, ठीक हो गया दोस्तों। अगर गर्म पानी से नहाओगे तो वाकई में मजा आएगा, मजा आएगा, बिल्कुल साथियों मजा आएगा। गरम गरम पानी, गुनगुना सा पानी, ओ हो मजा आ गया, क्या बात है। इसका मतलब गर्म पानी से नहाओगे तो मजा आएगा। तीसरी बात दोस्तों, भाप के साथ खेलता है फैजल। भाप के साथ कौन खेलता है, फैजल खेलता है दोस्तों। कौन, फैजल, फैजल भाप के साथ खेलने वाला कौन, फैजल। बिल्कुल साथियों भाप के साथ खेलेगा फैजल। तो हमारा उत्तर यहां पर मिल चुका है, जो केवल और केवल भाप के साथ खेलता है वो होता है दोस्तों फैजल। बिल्कुल दोस्तों फैजल, और ये है दोस्तों फैजल हमारा। फैजल का मतलब है यहां पर Fe, बिल्कुल दोस्तों Fe, और Z का मतलब है Zn, और Al का मतलब है दोस्तों Al। मतलब ये भाप के साथ खेलेगा कौन, भाप के साथ कौन खेलेगा, फैजल, फैजल, फैजल। मतलब यहां पर Fe मतलब आयरन, आयरन मतलब कौन, लोहा। बिल्कुल साथियों लोहा जो है वो यहां पर भाप के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों, Zn, और तीसरे नंबर पे कौन है, एल्यूमिनियम। मतलब यहां पर Fe, Zn, Al, मतलब फैजल जो है दोस्तों वो भाप के साथ खेलता है, फैजल भाप के साथ खेलेगा। उसी प्रकार दोस्तों जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, लेड नहीं करता,
कॉपर नहीं करता, सोना नहीं करता। तो मैंने पहले ही कहा था सोना और चांदी तो किसी के साथ क्रिया नहीं करते, पहले ही कहा था ना दोस्तों, सोना और चांदी किसी के साथ क्रिया नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते दोस्तों। तो जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करेगा? सोना चांदी। न वायु के साथ करते हैं न जल के साथ करते हैं, ये तो अकेले अकेले रहते हैं। खैर छोड़िए दोस्तों इनकी बातों को और हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। हमने कहा दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है दोस्तों जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं दोस्तों, तैरने लगते हैं। स्विमिंग का शौक आ गया इनको। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है वो धातु से चिपक जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनेगी, धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, हाइड्रोजन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले से ये धातुएं चिपक गई तो ये तैरने लग गई। क्या बात है, मौज कर डाली और जबरदस्त मजा आ गया। सारे पूरा एक यहां पर एक पैनल, सारी क्रियाएं बिल्कुल क्लियर। सर्दी में ठंडे पानी से नहाए, नाक से जुकाम हो गया, Na और K। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर दूसरी बात, अगर आप गर्म पानी से नहाते हो, मजा आ गया, क्या बात है, गर्म पानी के साथ क्रिया कौन करेगा? Mg। तीसरे नंबर, भाप के साथ कौन खेलता है? बिल्कुल दोस्तों फैजल खेलता है। क्या बात है, भाप के साथ खेलेगा फैजल, FeZnAl। चलिए और तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पर कौन है जो क्रिया नहीं करता? सोना चांदी कॉपर लेड। चलिए साथियों, और कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करके तैरने लगते हैं। अब अपन बात करते हैं जल के साथ अभिक्रियाएं। अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों। सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए सुनिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, और यह है दोस्तों, सोडियम को मिट्टी का तेल अर्थात मिट्टी के तेल को ही कहते हैं दोस्तों केरोसिन, और मारवाड़ में कहते हैं घास तेल। तो यहां पर मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन अर्थात घास तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? किसको दोस्तों? सोडियम की बात कर रहा हूं। सोडियम को डुबोकर रखा, क्यों रखा? अरे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में छप गया तो धुआं आपको करना है, संदीप सर नहीं आने वाले। चलिए दोस्तों, यहां पर सोडियम को मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा क्योंकि सोडियम यहां पर जो है, सोडियम लिथियम पोटेशियम वायु के साथ अभिक्रिया करके दोस्तों आग लग जाती है यहां पर। क्यों? क्योंकि सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है, क्योंकि साथियों सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगर सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है तो वायु के साथ क्रिया करके दोस्तों वहां पर आग लगने की संभावना रहती है। बिल्कुल साथियों, आग लगने की संभावना रहेगी। मतलब सोडियम को मिट्टी का तेल या केरोसिन में डुबोकर रखा क्योंकि सोडियम लिथियम और पोटेशियम जो है वायु के संपर्क में आती ही आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये धातुएं अधिक क्रियाशील है। इनका ज्वलन ताप, इनका इग्निटिंग पॉइंट कम है। मतलब ये दोस्तों जल्दी ही जल जाएंगे, जल्दी ही आग पकड़ लेंगे दोस्तों, आग पकड़ लेंगे। क्या बात है। तो इसीलिए उनको ये वायु के संपर्क में ना आए, ये पानी के संपर्क में ना आए दोस्तों। तो वायु और पानी के संपर्क में ना आए, इसके लिए अपन जो है दोस्तों वो इनको केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। साथियों चलिए, हमारा पहला रिएक्शन ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। ठंडे जल में नहाओगे तो जुकाम हो जाएगा, नाक से जुकाम हो जाएगा। मतलब कौन क्रिया करता है? सोडियम और पोटेशियम। ये देखिए दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, छपने वाला प्रश्न लिख रहा हूं दोस्तों, छपने वाला प्रश्न है ये। सोडियम Na यहां पर है और ठंडे जल के साथ क्रिया कर रहा है, H2O के साथ क्रिया कर रहा है, तो क्या बन गया? NaOH, साथ में H2 और साथ में ऊष्मा बाहर निकल रही है दोस्तों, ऊष्मा बाहर निकल रही है। उसी प्रकार गर्म जल के साथ क्रिया कर रहा है दोस्तों, गर्म जल के साथ। अरे गरम पानी में नहाओगे, मजा आएगा कि नहीं आएगा? चलिए दोस्तों, मजा आ जाता है और इसीलिए क्या लिखा? Mg। साथियों Mg मतलब क्या है? मैग्नीशियम। किसके साथ क्रिया कर रहा है? गर्म जल के साथ। जल का फॉर्मूला H2O है, पर याद रखना ठंडा जल तो भी H2O, गर्म जल तो भी H2O, भाप है तो भी H2O। मतलब ठंडा गरम भाप कुछ भी हो, H2O जो है वो जल का ही यहां पर सूत्र है। अब एक विद्यार्थी पूछ रहा है सर क्या सोडियम को केरोसिन में ही क्यों रखते हैं? सोडियम को केरोसिन में ही क्यों रखा? क्योंकि वो कार्बनिक पदार्थ है, उसमें ना तो वायु है ना उसमें पानी की मात्रा है, तो आग पकड़ने की कोई संभावना नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहां पर गर्म जल के साथ क्रिया किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस यहां पर बाहर निकल गई। उसी प्रकार दोस्तों धातुओं की
भाप के साथ अभिक्रिया। और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, और इसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है साथियों, इसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर जो प्रश्न मैं बताने वाला हूं। इन प्रश्नों पर गौर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसी चैप्टर में से डायग्राम भी पूछा जाएगा, क्योंकि आपके मॉडल पेपर में एक डायग्राम इस चैप्टर में से 2 नंबर का पूछा गया और वो वहां पर चित्र था विद्युत अपघटनीय विधि। इसका मतलब है कि और इस चैप्टर में जो जो डायग्राम है उनमें से आरबीएससी में प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, बन सकते हैं। तैयारी कीजिए आप तो अपने स्तर पर। चलिए साथियों, धातुओं के साथ, तो दोस्तों धातुओं के साथ कौन खेलता है? फैजल खेलता है। कौन खेलता है? फैजल। तो Fe, Zn और Al, ये 3 नाम आपको यहां पर लिखने हैं दोस्तों। तो ये मैंने लिखा लोहा अर्थात आयरन, लोहा मतलब आयरन, Zn मतलब जिंक और Al मतलब एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम दोस्तों भाप के साथ क्रिया कर रहा है, करने दो ना। क्या बना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बना? हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल साथियों, एल्यूमिनियम जल के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करेगी और साथ में जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करके और साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही, निकलने दो दोस्तों। यहां पर ये है उसका वो डायग्राम, और वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम दोस्तों, जो मैं कह सकता हूं एग्जाम में पूरे छपने का चांसेस है दोस्तों। ये आपका ड्रीम 100 का सपना पूरा कर देगा। धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए साथियों। ये यहां पर जो है उसको गर्म किया जा रहा है, बिल्कुल गर्म कर रहे हैं यहां पर। और ये देखिए यहां पर धातु का नमूना ले लिया, जैसे लोहा ले लिया, क्योंकि जब किसी चीज को गर्म करोगे भाप तो बनेगी और यही भाप इससे वापस क्रिया हो रही है। ठीक है दोस्तों, और जो यहां पर जो गैस बनी वो गैस कहां जा रही है? हाइड्रोजन गैस यहां जाएगी, पानी में जाएगी, बुलबुले उठेंगे, पानी में जाएंगे, बुलबुले उठेंगे। तो इस प्रकार से केवल और केवल आपको डायग्राम बनाना है साथियों, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बुक का डायग्राम है, यह बुक का डायग्राम है, जरा ध्यान रखना। बिल्कुल रामसा पीर की जय। चलिए अब यहां पर आ जाइए, फिर बाद में सबकी जय हम एक साथ कर लेंगे। चलिए, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कौन नहीं करता दोस्तों? सोना, चांदी, लेड मुझे पसंद भी नहीं, बड़े महंगे हैं भैया, हमारे पास कहां पैसा। चलिए पहले पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे तब खूब पैसा आएगा, कहां दिक्कत है। पहले पढ़ें, हमारा टारगेट क्या है? पढ़ाई, स्टडी। सोना चांदी से हम भी दूर रहते हैं, सोना चांदी से हम भी दूर। देखो पानी दूर है, वायु दूर है, तो हम क्यों पास जाए? हम जब समय आएगा तब चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो सोने का लैटिन नाम ऑरम है और चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम, इसीलिए एजी से लिखा, और लेड का लैटिन नाम है प्लम्बम, इसीलिए पीबी लिखा। ये जल के साथ क्रिया नहीं करती, मतलब जल ने इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। बिल्कुल साथियों, दरवाजे बंद कर रखे, अब खुल जा, सिम कब आएगा ये पता नहीं। चलिए साथियों आगे बात करते हैं, और हमने कहा साथियों प्रश्न आ चुका है, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? वो तो आपको पता ही है दोस्तों, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। साथियों ठंडे जल के साथ, साथियों ठंडे जल के साथ नहाओगे तो जुकाम होगा। बिल्कुल पहले का उत्तर हो गया नाक से जुकाम, नाक से जुकाम। गर्म जल के साथ मजा आ गया, क्या बात है। भाप के साथ कौन खेलता है? फैजल खेलता है। भाप के साथ कौन खेलता है? फैजल। जल के साथ क्रिया ही नहीं। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे साथियों सोना चांदी नहीं चाहिए। आपको चाहिए क्या दोस्तों? नहीं चाहिए ना सोना चांदी, तो इसका मतलब क्या हुआ? जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। भाप के साथ कौन? फैजल। गर्म पानी में मजा आ गया, नाक से जुकाम। चलिए दोस्तों ठंडा गर्म सब कर डाला अपन ने। अब बात करते हैं धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। साथियों धातु जब भी अम्ल के साथ क्रिया करते, साथियों धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनती है। हमने कहा जब भी धातु अम्ल के साथ क्रिया करते, जैसे धातु है Zn, और अम्ल के साथ क्रिया कर रही H2SO4, क्या बना दोस्तों? ZnSO4 प्लस H2, मतलब लवण तो बनेगा ही बनेगा। साथ में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। पहचान कैसे करोगे? हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करोगे? बिल्कुल पॉप टेस्ट। अरे बुलबुले उठे ना, बुलबुले उठे, पॉप टेस्ट। याद आया ना आपको? चलिए दोस्तों याद आ गया। कुछ धातुएं तनु अम्ल के साथ भी क्रिया नहीं करती। अरे ये तो वही है दोस्तों, ये तो वही है। सोना चांदी तो किसी से क्रिया नहीं करती, हमें भी जरूरत नहीं। सोना चांदी किसी के साथ क्रिया नहीं करती। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने वाली नामांकित चित्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है। बिल्कुल है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी करा दिया। दूसरा पाठ वीडियो देखे, दूसरा पाठ। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया दोस्तों। और ये लीजिए इसका डायग्राम
डायग्राम जो आप 2020 का प्रश्न कह रहे हैं, मैं आपको 2020 का प्रश्न तोहफे में दे रहा हूं दोस्तों। ये लीजिए, आपको तोहफा मिल चुका है दोस्तों, यहां पर तोहफा, और वो मिल चुका है कि जब भी धातु किसी भी अम्ल के साथ क्रिया करती है, बिल्कुल दोस्तों, धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगी, लवण हाइड्रोजन बनेगा। और अम्लों के नाम भी आपको याद करवाए, हंसना दोस्तों, हंसना याद रखना, हंसना, ह मतलब हाइड्रोक्लोरिक, स मतलब सल्फ्यूरिक, ना मतलब नाइट्रिक, और फटफटिया, संदीप सर की फटफटिया को बुलाओ। संदीप सर की फटफटिया मतलब फट फट की ध्वनि यहां पर सुनाई देगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, फट फट की ध्वनि सुनाई दी। बिल्कुल साथियों, और ये डायग्राम अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के दाने डाले, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, नली से डाला साबुन के विलयन में, बुलबुले बने, और बुलबुले के पास जलती हुई मोमबत्ती ले गए, फट 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 की ध्वनि आई, तो मैंने कह दिया बुला दो संदीप सर की फटफटिया को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न, धासु प्रश्न दोस्तों। और प्रश्न क्या कह रहा है, HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, जब धातु के साथ क्रिया करता है तो H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती। नाइट्रिक अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तो यहां पर बता दूं मैं आपको, H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती। ऐसा क्यों दोस्तों? HNO3 जो है वह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, याद रखना। HNO3 जो है वह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, अर्थात H2 गैस ऑक्सीकृत होकर जल में परिवर्तित हो जाएगी। किस में परिवर्तित हो जाएगी? जल में। और जो पीछे नाइट्रोजन बचा है दोस्तों, जो नाइट्रोजन जो है वो स्वयं अपचयित होकर या तो NO2 बन जाएगा, या वो NO बन जाएगा, या N2O बन जाएगा। इसका मतलब दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। HCl करेगा तो बनेगा, H2SO4 करेगा तो बनेगा हाइड्रोजन गैस, संदीप सर की फटफटिया भी आएगी। पर दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल अगर क्रिया करता है, HNO3 क्रिया करता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि नाइट्रिक अम्ल जो है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो जल में बदल गया, हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकृत होकर जल में बदल जाएगा दोस्तों, जल में बदल जाएगा। मतलब H2 जो है वो जल में बदल गया, मतलब O जुड़ गया, ओ जुड़ गया ना, ऑक्सीकृत हो गया। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकृत हो जाना, हो गया ऑक्सीकृत। और नाइट्रोजन का होगा अपचयन, दोस्तों, नाइट्रोजन का अपचयन। चलिए साथियों, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। साथियों, धातुओं की, जैसे मान लो ये धातु लवण है CuSO4, ये धातु लवण है CuSO4, इसकी हमने Fe के साथ क्रिया करवाई। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये नीले रंग का विलयन होता है, कोई दिक्कत नहीं। लोहे की कील डाली, कॉपर ने उसको हटा दिया। साथियों, कॉपर ने उसको हटा दिया क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। मतलब ये बन गया आपका FeSO4, ये बन गया आपका FeSO4 और साथ में Cu। जरा ध्यान दो, कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का था, आयरन था, और आयरन ने कॉपर को हटाया, क्योंकि लोहा प्रबल है। किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। बिल्कुल साथियों, लोहा जो है वो प्रबल है कॉपर की तुलना में। ये लीजिए इसका डायग्राम दोस्तों, ये भी जबरदस्त प्रश्न है, इसका डायग्राम देख लो। धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया, ये देखो यहां पर धातु है, क्या है दोस्तों? लोहे की कील मतलब क्या? Fe। और यहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे रंग का है? नीले रंग का है। और यहां पर क्या बन गया? FeSO4, फेरस सल्फेट बन चुका है, हरे रंग का, और साथ में क्या बाहर निकला? Cu। और ये इसका डायग्राम जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, विस्थापन अभिक्रिया मतलब रिवाइज हो गया। मजा आ गया, मौज कर डाली। चलिए दोस्तों, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में लगाया जाता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में। मतलब दोस्तों घटते क्रम की बात कर रहा हूं, घटते क्रम में। तो साथियों, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कर लिया, उसे कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न देख लो, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र 2022 में प्रश्न आया था। मैं बता दूं आपको कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है।
दोस्तों टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। कैसे पता लगाया? अरे कैसे पता लगाया? बिल्कुल साथियों, इसकी भी जबरदस्त ट्रिक है जिस पर हम बात कर लेते हैं। यहां पर वो ट्रिक क्या है? कान्हा का मजा आला। बिल्कुल साथियों, ये ट्रिक है वो कान्हा का मजा आला जब फिर प्रभु है। बिल्कुल साथियों, बोलो कान्हा का मजा आला जब फिर प्रभु है। और अंत में याद कर लो दोस्तों, छापा। क्या बात है, छापा। तो साथियों, कान्हा का मजा आला जब फिर प्रभु है, छापा। कान्हा का मतलब हो गया दोस्तों के, ना का मतलब हो गया NA, का मतलब हो गया CA, मजा हो गया MG, आला हो गया AL, जब हो गया ZN, फिर हो गया FE, और प्रभु हो गया PB, और H हो गया हाइड्रोजन। और यहां पर मैं बता दूं CU, यहां पर HZ, यहां पर AZ, और ये यहां पर PT प्लेटिनम, और ये PU। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ये सब कुछ, ये सक्रियता श्रेणी है और ये अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम का मतलब है इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी और कम, इसकी और कम, इसकी और कम। ऐसे नीचे जाओगे वैसे घटता रहेगा दोस्तों, घटता रहेगा। और जब ये घटता रहेगा, इसका मतलब है दोस्तों हमारा काम बिल्कुल हो चुका है दोस्तों। अगर वो घटता रहेगा, इसका मतलब हमारा काम हो चुका है साथियों। क्लियर हो गई बात? तो ये चीजें क्लियर कर दी मैंने, आपको बता दिया है। मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, समय हमारा पूरा हो चुका है साथियों। तो इसी के साथ अंत में यही कहना चाहूंगा, परीक्षा हमेशा अकेले में होती है। बिल्कुल साथियों, परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, परंतु जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, वो सबके सामने आता है। जो रिजल्ट आता है वो सबके सामने होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप जो मेहनत आज कर रहे हैं, उसका परिणाम पूरी दुनिया देखेगी। मोहल्ले वाले पहले आकर पूछेंगे, अरे प्रतिशत कितने बने, परसेंटेज कितने बने? उत्कर्ष से पढ़ाई कर रहा था ना, तो परसेंटेज कितने बने बता दे भैया। फिर मुंह छुपाने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कहेंगे मिठाई लीजिए आप, तो हम तो टॉप कर रहे हैं राजस्थान को। उत्कर्ष ने हमारी नैया पार कर डाली दोस्तों, पार कर डाली। ये जवाब सुनकर मेरा भी गदगद और आपका भी दिल गदगद। तो दोस्तों क्या कहा मैंने? परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसीलिए किसी भी कार्य करने से पहले सोच लेना रिजल्ट के बारे में कि जो काम करने जा रहा हूं उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है दोस्तों, उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और शेष बचा हुआ जो टॉपिक है ना, धातु और अधातु, इस पर हम जरूर बात करेंगे। अगर सबको मजा आ गया दोस्तों, और मुझे लग रहा है कि सबको बड़ा आनंद आया होगा, क्योंकि फटफटिया भी आ गई, कान्हा का मजा भी आ गया, साथ में गर्म पानी से नहाए तो और मजा आया, और ठंडे पानी से जुकाम जो हो गया, तो सारी चीजें आपको याद रहेगी और परीक्षा में आप धुआं कर देंगे। पर दोस्तों को लाना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे 7:15 बजे, और वो मिलेंगे सोमवार के दिन। बिल्कुल साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।